हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। और हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करवा चुकी हूं। इसका सेकंड पार्ट बचा हुआ था, जिसमें हम विशेष तौर पे भारत और मालदीव संबंधों में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उनके समाधान हो सकते हैं, उन पे बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक कंप्लीट होते ही जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो चलिए एक बार फटाफट 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर हम आ जाएंगे सीधा भारत मालदीव चुनौतियों पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत मालदीव्स में सबसे पहले मैंने मालदीव्स की लोकेशन के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई थी। भारत और मालदीव संबंधों का परिचय दे दिया था, पृष्ठभूमि बता दी थी, कैसे संबंध विकसित हुए हैं दोनों देशों के बीच में। भारत के लिए मालदीव का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जितना ज्यादा महत्व किसी कंट्री का होगा भारत के नजरिए से, हमारे जो रिश्ते बनाने की एक प्रक्रिया है अलग अलग आयामों की, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। भारत मालदीव संबंधों में सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहां तक हम बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस होगा दोनों देशों के बीच में चुनौतियां और दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, या भारत के द्वारा या मालदीव के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये मैंने कुछ ज्योग्राफी बताई थी, कैसे संबंध विकसित हुए थे, भारत के लिए मालदीव क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें बताने के बाद सहयोग के क्षेत्रों को मैंने बहुत ही डिटेल से बता दिया था आप लोगों को। और आज की क्लास में हम विकासात्मक सहयोग और ये सारी चीजें मैं आपको कोविड-19 वगैरह सारी चीजें बता चुकी हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं भारत मालदीव संबंधों में चुनौतियां। यहां पे मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर म्यांमार गलती से निकल जाए तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जस्ट हमने भारत म्यांमार संबंधों को अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। तो इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना, हालांकि मैं ध्यान रखूंगी। चलो भाई, सबसे पहले चुनौती की यदि बात करें, दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ी चुनौती है चाइना, है ना। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है। अब कहोगे मैम ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है, तो ये पॉलिसी मैं आप लोगों को इंडिया चाइना रिलेशन में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूं। यदि मैं मालदीव के संदर्भ में इस पॉलिसी का जिक्र करूं तो आप सोच के देखो, हमारे पड़ोस में यदि चाइना की नौसेना या चाइना का प्रभाव बढ़ेगा तो सीधा सीधा हमारे सामरिक हित, हमारे आर्थिक हित, हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है वास्तव में कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के साथ साथ मालदीव्स का जो कर्ज है उसमें चाइना की बड़ी भूमिका है, बड़ी भागीदारी है। तो ऐसे में चाइना का प्रभाव मालदीव के ऊपर पड़ सकता है, और यदि चाइना का प्रभाव मालदीव के ऊपर पड़ा तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे साथ जो संबंध हैं वो नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। यहां पे मैं यदि कुछ डेटा की बात करूं तो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास के लिए लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास के लिए मालदीव की चीन पर निर्भरता है। लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण लिया है मालदीव ने चाइना से। और यदि हम बात करें विदेशी ऋण, जो देश की जीडीपी का 40% है, भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चाइना की ऋण जाल कूटनीति को मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो इंडिया चाइना रिलेशन के 6-7 पार्ट मिलेंगे, उसमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ऋण जाल कूटनीति, बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वहां जाके एक बार आप देख लेना। अब यहाँ पे ऋण जाल कूटनीति के गर्त के उसमें फंस गया मालदीव। 40% विदेशी ऋण है, बड़े स्तर पे चाइना के ऊपर निर्भरता। तो ऐसे में मालदीव की जो आंतरिक नीतियां हैं और जो बाह्य नीतियां हैं उनको चाइना प्रभावित कर सकता है। और चाइना यदि उन नीतियों को प्रभावित करेगा तो सकारात्मक प्रभाव तो भारत के ऊपर पड़ेगा नहीं, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत मालदीव संबंधों के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम अगली चुनौती की बात करें दोस्तों, तो मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता बड़े स्तर पे है। लगभग 2011-12 के बाद से हम वहां पे और ज्यादा अस्थिरता देखते हैं।
लोकतंत्र अभी भली भांति तरीके से स्टैब्लिश नहीं है। तो जब किसी भी देश में अस्थिरता होती है तो पॉलिसी में हमें फ्लक्चुएशन दिखेगा। कोई सरकार भारत की फेवरेबल होगी, कोई सरकार भारत की फेवरेबल नहीं होगी। अभी मैं जिक्र करूंगी वहां के अलग अलग जो शीर्ष नेतृत्व हुआ है उनके भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं। तो इस अस्थिरता का एक तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दूसरा हमारा जो निवेश है मालदीव के अंदर उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो पॉलिसी के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस स्टेबिलिटी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कोई भी देश जब स्थिर होता है तो संबंध गहरे होते हैं, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये भी भारत और मालदीव संबंधों के बीच में एक बड़ी चुनौती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप दो राष्ट्रपति का नाम याद भी रख सकते हैं और आपको पता होना चाहिए वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ये जो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं इनका जो नजरिया है भारत के प्रति वो सकारात्मक है, ठीक है। लेकिन इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन तथाकथित तौर पे डायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान समर्थित शासन चलाते थे और अब्दुल्ला यामीन के समय में मालदीव्स के संबंध भारत के साथ बेहतर नहीं थे, है ना। तो ये क्या है, अस्थिरता। और इस अस्थिरता में एक हम ये कह सकते हैं एक रूपी नीतियों का अभाव है। और ऐसी अस्थिरता में कई बार यदि अब्दुल्ला यामीन जैसे नेतृत्व का शासन वहां पे रहे तो भारत के साथ संबंध नकारात्मक तरीके से प्रभावित होते हैं। ध्यान रखिएगा अब्दुल्ला यामीन के दौरान चाइना को बहुत सारी विकास योजनाएं वहां पे दी गई। इसके साथ ही अब्दुल्ला यामीन के समय में ही इंडिया आउट अभियान, इसका जिक्र जरूर करना यदि आप मालदीव संबंधों का जिक्र करोगे तो। इंडिया आउट मतलब इंडिया जाओ, वापस जाओ का अभियान चला मालदीव्स में कि भाई हमें नहीं चाहिए इंडिया का पार्टिसिपेशन हमारे देश में। तो एक तरीके से संबंधों में नकारात्मकता हमें देखने को मिली। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है दोनों देशों के संबंधों में। इसके साथ ही यदि 2012 की बात करें तो हमारी एक कंपनी थी, भारतीय अवसंरचना कंपनी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ जो हमारा इन्वेस्टमेंट था 511 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, उस परियोजना को रद्द कर दिया था। तो वही यदि सरकार अस्थिर रहेगी तो नीतियां भी अस्थिर रहेंगी, निवेश भी अस्थिर रहेगा और संबंध सकारात्मक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जब अस्थिरता होती है ना किसी शासन में, इस अस्थिरता से बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं। तो सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बनता है, विशेष तौर पे हिंद महासागर की सुरक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण है भाई। हम मुंबई अटैक देख चुके हैं। मुंबई टेरर अटैक क्या था, समुद्र के रास्ते आतंकवादी प्रवेश कर गए भारत में। तो ऐसे में हिंद महासागर की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहां पे एक और चिंता का विषय है जिसे आप एक अलग पॉइंट में फिर से डील करोगे, लेकिन मालदीव्स में बढ़ता कट्टरपंथ। कई सारी रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया लगभग 200 से ज्यादा व्यक्ति ISIS में शामिल हैं। यदि हमारे पड़ोसी देश में इस तरीके की गतिविधियां होती रही, कट्टरपंथ बढ़ता रहा, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा, तो भारत पे भी उसका सीधा सीधा भारत की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये 2 पॉइंट हुए। अलग से आप इस कट्टरपंथ को बता सकते हो कि बड़ी संख्या में जो मालदीव के नागरिक हैं काफी सारे, वो ISIS यानी इस्लामिक स्टेट्स जैसे हिंसक चरमपंथी संगठनों में शामिल हो गए हैं। अब पाकिस्तानी जिहादी समूहों में शामिल हो गए हैं। ये ऐसा देश है, आप देखते हो ना, पाकिस्तान क्या है, टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री है और भारत की सुरक्षा के साथ तो हमेशा से खिलवाड़ करता रहा है। ऐसे में यदि हमारा एक और देश के नागरिक पाकिस्तान के जो जिहादी संगठन है या ISIS जैसे चरमपंथी समूह हैं उनके जंजाल में फंस गए तो भारत के सुरक्षा हितों को सीधे तौर पे खतरा हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण चुनौती है दोनों देशों के बीच में, मालदीव में बढ़ता चरमपंथ, कट्टरपंथ। चाइना का प्रभाव मैं बता ही चुकी हूं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह। अब यदि हम और चुनौतियां देखें तो दोनों देशों के बीच में पड़ोसी देश संबंध ठीक ठाक रहे, हमेशा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता रहा, मैं आपको पृष्ठभूमि में बता चुकी हूं। लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच में FTA नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है
है ना। तो आर्थिक लेवल पे, व्यापारिक लेवल पे जो व्यापार होता है, जो आर्थिक संबंध है, वो उतने बेहतर नहीं है जितने बेहतर हो सकते हैं यदि हम दोनों की लोकेशंस की बात करें तो। ठीक है, तो एक ये चुनौती है, हमें कहीं ना कहीं अपने आर्थिक संबंधों को मालदीव के अंदर बढ़ाना पड़ेगा, अपने निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा संबंधों का। ठीक है बच्चे, इसके अलावा यदि मैं इंडिया आउट अभियान की बात करूं तो इस इंडिया आउट अभियान के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मालदीव्स के लोगों में भारत के प्रति गलत फहमियां इतनी बढ़ी, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उसके बाद बड़े स्तर पे एक आंदोलन, एक अभियान टाइप का चला कि इंडिया नहीं चाहिए, हमें इंडिया का निवेश नहीं चाहिए। ये भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का एक बिल्कुल पड़ोसी देश भारत को बाहर कर रहा है और चाइना को बड़े बड़े जो निवेश परियोजनाएं हैं वो बांट रहा है। तो ऐसे में तो सीधा सीधा भारत के ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। यदि मैं इंडिया आउट अभियान की बात करूं तो ध्यान रखिएगा 2010 और 2015 में मालदीव को हमने 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर दिए थे। ध्यान रखिएगा, ये जो ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं ये बेसिकली इसलिए दिए थे ताकि मिलके हम समुद्री खोज कर सकें, बचाव का काम कर सकें, समुद्री मौसम की निगरानी कर सकें, मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए कर सके, है ना। हमने ये दे दिए मालदीव को, ये काम करने थे। और इसे देने के बाद भारतीय जो अधिकारी हैं उनको मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षित करने के लिए मालदीव में भेजा कि भाई जो मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के जो अधिकारी हैं ये इनको प्रशिक्षित कर दें कि इनका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, जिसकी कमान के तहत यह हेलीकॉप्टर संचालित होते हैं। तो ये हमने काम किया। लेकिन जो भारत विरोधी कुछ लोग हैं मालदीव के अंदर, उन्होंने बेसिकली इस घटना का प्रयोग ये दर्शाने के लिए किया कि भारत कोशिश कर रहा है इन हेलीकॉप्टरों को उपहार में देके भारत मालदीव के अंदर अपनी सैन्य उपस्थिति बना रहा है, क्योंकि ये सैन्य हेलीकॉप्टर है। तो इस तरीके के परसेप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं भारत विरोधी समूहों के द्वारा मालदीव्स के अंदर। जबकि हमने ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं, जो ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये क्यों दिए, इनके सारे काम मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरीके की जो गलत फहमियां हैं वो पनप रही हैं मालदीव के अंदर, और इसी के चलते इंडिया आउट अभियान जैसे अभियान वहां पे चल रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल और ले लो गलत फहमी का। स्थानीय मालदीव मीडिया ने अनुमान लगाया कि भारत और मालदीव के बीच यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट समझौता किया गया है। ये मैंने आपको जब मैं इंडिया मालदीव मतलब पिछली ही क्लास में इंडिया मालदीव अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट बता रही थी तो उसमें भी बताया था। यूटीएफ हार्बर जो प्रोजेक्ट है भारत निवेश कर रहा है। भारत को राजधानी माले के पास रणनीतिक रूप से स्थित उथरुथिलाफाल्हु में एक तटरक्षक बंदरगाह और गोदी का विकास करना है। एक तटरक्षक बंदरगाह बनाना है, गोदी का विकास करना है, उसका रखरखाव करना है, भारतीय नौसैनिक अड्डे में बदल दिया जाएगा। ये परसेप्शन चल रहा है मालदीव्स के लोगों के अंदर। ठीक है, कि भारतीय नौसैनिक शक्ति का विस्तार यहां तक हो जाएगा और भारत अवैधानिक तौर पे मालदीव के अंदर अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके के परसेप्शंस के कारण जो संबंधों में नकारात्मकता आ रही है वो भी दोनों देशों के बीच में एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे ये 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। ठीक है, यदि हम अगली चुनौती की बात करें तो इसे सबसे लास्ट में आप ऐड कर सकते हो। सोलिह सरकार और भारत के बीच हस्ताक्षरित जो समझौते हैं उनमें पारदर्शिता की शिकायत भी आई है कि मालदीव्स में जो आधिकारिक लेवल है उसके आधार पर काफी कुछ छुपाया जा रहा है। मतलब पारदर्शिता का अभाव भी दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ी चुनौती है। यदि हम अगली चुनौती की बात करें तो आर्थिक संकट। भाई मालदीव का बढ़ता विदेशी कर्ज, मालदीव में आर्थिक संकट बढ़ रहा है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है। ऐसे में मालदीव का जो विदेशी कर्ज है कहां से कर्ज लेगा? सबसे बड़ी कंट्री बैठी है कर्ज देने के लिए, चाइना। तो चाइना की ऋण जाल कूटनीति में यदि मालदीव फंसा, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो मालदीव की आंतरिक नीतियां भी, मालदीव की बाह्य नीतियां भी चाइना के अकॉर्डिंग चलेंगी और चाइना की जो नीतियां होंगी वो भारत विरोधी ही होंगी। भारत को सकारात्मक तरीके से तो प्रभावित करने की काफी कम संभावना है। तो ये भी जो मालदीव का आर्थिक संकट भी अपने आप में भारत के लिए एक चुनौती है। इसके साथ ही श्रमिकों की चिंताएं भी एक छोटा सा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। भारतीय कामगारों को वर्क परमिट से वंचित करना,
मैं जब विकासात्मक संबंध बता रही थी दोनों के, तो मैंने बताया भी था, चाहे टीचर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हों, बड़े स्तर पे भारतीय वहां पे काम करते हैं। तो श्रमिकों का मुद्दा भी काफी बार चुनौती बनता है वर्क परमिट इत्यादि के इशू को लेके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 11 अगस्त से हमारा नया P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू होने जा रहा है। 11 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं पॉलिटी की क्लासेस शुरू करवाने वाली हूं इस बैच में। तो अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, मतलब 1.5 साल तक अपने समय का सदुपयोग करके पूरे सिलेबस को व्यापक तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़े। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। कोड यूज करना है LD Live। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है और एडमिशन ले लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई चुनौतियां, अब कर लोगे। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, वर्तमान संदर्भ में भारत और मालदीव संबंधों की चुनौतियां क्या हैं और क्या समाधान किए जा सकते हैं। या एक क्वेश्चन बन सकता है, आप क्वेश्चन लिख सकते हो, भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना। सहयोग के क्षेत्र बताते हुए दोनों देशों की चुनौतियां भी बताना है और समाधान क्या हो सकता है ये भी बता देना है। तो एक पूरा क्वेश्चन आपका यहां से डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि मैं आगे की राह की बात करूं कि दोनों देश क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई काफी सारे संगठनों में साथ हैं, हम सार्क में साथ हैं, हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में साथ हैं, इसके साथ ही हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद में हम साथ हैं। तो ऐसे क्षेत्रीय सहयोग को और व्यापक लेवल पे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, हर क्षेत्र में, तब जाके हमारे संबंध सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ेंगे। अब यदि मैं दोनों देशों की नीतियों की बात करूं, तो भारत की नीति है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और मालदीव की नीति भी रही है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ये नीतियां तो बहुत बेहतरीन हैं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मालदीव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन असली चुनौती है इन नीतियों को व्यवहारिक तरीके से कैसे बेहतरीन तरीके से इनको क्रियान्वित किया जाए, है ना। तो इस चुनौती का समाधान हमें करना पड़ेगा और संवेदनशीलता के साथ इन नीतियों को लागू करना पड़ेगा। नीतियां बनाना आसान है, नीतियों को लागू करना अपने आप में कठिन होता है और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमें इन नीतियों को क्रियान्वित करने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही आपने देखा इंडिया आउट अभियान, है ना, चल रहा है मालदीव में। इस तरीके के अभियान कहीं ना कहीं भारत की भूमिका को कमजोर करते हैं मालदीव के अंदर। भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और जो मालदीव के लोग हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा भारत के प्रति, पहली बात। दूसरी बात, भारत को लेके जो गलत फहमियां चल रही हैं मालदीव के अंदर, मैंने 2-3 एग्जाम्पल देके बताया, उन गलत फहमियों को दूर करने का दायित्व भी भारत का ही है भाई। भारत को उन गलत फहमियों को दूर करना पड़ेगा ताकि वहां के लोग भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे भी लोगों की सद्भावना अर्जित करने की आवश्यकता है भारत को। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती तो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, जैसे मालदीव जैसे जो राष्ट्र हैं, उनके लिए ये जो जलवायु परिवर्तन है ये बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि छोटे छोटे द्वीप हैं, जल स्तर बढ़ेगा तो बड़े स्तर पे प्रभाव पड़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे भारत और मालदीव मिलके बेहतर तरीके से प्रयास कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मिलके काम कर सकते हैं दोनों देश। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं, कल्पनाशील विदेश नीति दोनों देशों की और समुद्री सुरक्षा पहलों के माध्यम से साकार किया जाना चाहिए। मालदीव की हालिया ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि चाहे भारत प्रथम नीति हो या भारत की पड़ोसी प्रथम नीति हो, दोनों को संवेदनशील से तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही भारत की जो योजना है सागर पॉलिसी, तो सागर नीति, सागर दृष्टिकोण में मालदीव के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। हम सागर के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में मालदीव के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम चाइना को मालदीव के अंदर
निवेश करने से, अपना प्रभाव बढ़ाने से नहीं रोक सकते। हम ये नहीं कह सकते भाई चाइना काहे मालदीव के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हो, भाई हमारा पड़ोसी देश है ना, नहीं बोल सकते भाई, मतलब बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम वो प्रयास कर सकते हैं ना जिससे हमारा प्रभाव मालदीव के अंदर बढ़े, चाहे वो हम कर भी रहे हैं, चाहे वो विकासात्मक परियोजनाएं हैं, चाहे अलग अलग लेवल पे सहयोग है, चाहे आधिकारिक स्तर की जो वार्ताएं हैं, है ना, तो ये सारे प्रयास हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ करंट इश्यूज डाल दिए थे, चाहे कोविड-19 के दौर में बड़े स्तर पे भारत ने सहायता की मालदीव की, इसका डेटा मैं पीछे लिखवा चुकी हूँ इस इंडिया मालदीव रिलेशन के पार्ट 1 में, ठीक है। इसके साथ ही भारत ने एयर बबल जैसे समझौते किए हैं मालदीव के साथ। माले को 3 पड़ोसी द्वीपों, ये भी मैं बता चुकी हूँ पीछे, विलिंगिली, थिलाफूसी और गुलीफाहू तक जोड़ने वाला जो ग्रेटर माले संपर्क परियोजना है, उसमें बड़े स्तर पे भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। $500 मिलियन की सहायता दी है, ऋण सहायता दी है $400 मिलियन की एक, $800 मिलियन की एक। तो बड़े स्तर पे भारत ऋण सहायता भी दे रहा है, अनुदान भी दे रहा है, विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने की दिशा में भी प्रयासरत है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक बात और ऐड कर सकते हो आप, जो कि हम हर क्लास में ऐड करते हैं। वो पॉइंट किसी के दिमाग में आया चुनौतियों में, कि भारत की जो परियोजनाएं हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरी नहीं होती हैं। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो चुनौतियों में वो आ जाएगा और समाधान में क्या आ जाएगा कि भारत को अपनी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर बहुत फास्ट है। मैं चाइना की बात कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। ये क्षेत्रीय सहयोग मैं आपको बता ही चुकी हूँ, चाहे सार्क है, चाहे सासेक है, चाहे रिम एसोसिएशन है, चाहे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, इन सब का प्रयोग करके हम क्षेत्रीय सहयोग को और व्यापक मतलब और व्यापक बना सकते हैं। इसके साथ ही कट्टरपंथ को रोकने के लिए आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। इसको आगे की राह जो मैंने पीछे पॉइंट बताए थे ना, उसी में ऐड कर लीजिएगा। तो आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाना जरूरी है दोनों देशों को, जिससे कट्टरपंथ जैसी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जा सके। जो लंबित परियोजनाएं हैं, आ चुका है, इनको जल्द पूरा करना इस द्वीपीय राष्ट्र में चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये समाधान हो गया। इसको आप चुनौती में भी लिख सकते हैं अलग तरीके से। इसके साथ ही गुजराल सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने शुरू से मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास की है उनको दिक्कत नहीं आएगी। मैं विदेश नीति का विकास जब पढ़ा रही थी तो मैंने डिटेल में आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे आप इजीली ये समझो कि भारत को निकटतम पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों में 5 सिद्धांतों पे टिके रहने की जरूरत है कि हमें सहयोग करना है, हमें हर क्षेत्र में समृद्धि लानी है तो मिलके काम करना पड़ेगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। यही सारे गुजराल सिद्धांत का मतलब है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हम यदि संबंधों को बेहतर बनाएंगे तो क्षेत्रीय विकास होगा। क्षेत्रीय विकास होगा तो कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं अपने आप में उनका समाधान ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आपका इंडिया मालदीव रिलेशन कंप्लीट होता है। अगर करंट में कोई मान लो परियोजना आ गई, अगले साल आपको मेंस देना है, तो फिर क्वेश्चन उस करंट को हम ऐड कर लेंगे। मतलब मैं अब तो मैं कुछ करंट के इश्यूज भी डिस्कस करती हूँ, अदरवाइज यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से डील हो जाएगा और जितने पॉइंट्स मैंने बताए मोर देन इनफ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसे लिखने का प्रयास जरूर कर लेना। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी ललिता दहिया एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। मेरी सारी क्लासेस के पीडीएफ, लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन सब कुछ यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, समयबद्ध तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है तो 11 अगस्त से बैच शुरू होने जा रहा है। एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज़ करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल से हम देखो, हमारा IR बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। मैंने विदेश नीति, अप्रवासी भारतीय नीति, ये क्या नाम है,
दक्षिण ये हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक, लूक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, लूक वेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है ना। अब उसके बाद मतलब छोटे छोटे इश्यूज जहां से अलग से आईआर में क्वेश्चन बनते हैं मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराए हैं। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा भारत और उसके पड़ोसी देश सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नई कंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा इंडिया यूएस रिलेशन। ठीक है, इंडिया यूएस, इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अफ्रीका, ये आने वाले समय में हमारे पहले 4 प्राथमिकता के केंद्र होंगे। उसके बाद जो छोटे छोटी कंट्रीज हैं उनके साथ हम संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। आपका आईआर बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट कराने का वादा किया था और वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो। और इसके साथ ही चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।